अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेहरुन्निसा शाह मीर का नावल बख्त का ये पार्ट 7 है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सुबह के बरक्स इस वक्त मौसम बहुत खुशगवार सा था। आसमान पर हल्के हल्के काले बादल थे। हाले ने मेहर माँ को बड़ी मुश्किलों से अपने साथ आने पर राज़ी किया था। हारून के घर के बाहर गाड़ी में बैठा हाले का इंतज़ार कर रहा था, जबकि सफ़ीर इन दोनों के साथ घर से निकला था। उसने अपने ड्राइवर को छुट्टी दे दी थी। वैसे भी उसे जब भी फैमिली के साथ कहीं जाना होता तो वो खुद ही ड्राइव करता था। तो मेरे साथ आओगी ना? गेट के बाहर गाड़ी के करीब उसने हाले से पूछा था। नहीं, मैं हारून की गाड़ी में आऊँगी, आप और आप ही साथ आ जाए। ओके, नो आर्गूमेंट्स, वो हाथ उठाते सुलझे अंदाज में बोला था। हाले और हसन हारून की गाड़ी में बैठे थे, जबकि सफ़ीर के साथ बस मेहर माँ थी। गाड़ी में थोड़ी देर तक गंभीर खामोशी रही और फिर सफ़ीर ने खुद ही बात का आगाज़ किया था। तुम्हें पता है मेहर, हारून बेचारा अपनी जगह पे सही था, वो बिल्कुल ठीक था। उसको मुझसे इनसिक्योरिटी ही होनी चाहिए थी। वो महसूस बोल रहा था। क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हैं? वो थकी थकी थी, सारी दुनिया से बेजार सी। देखो, जो मर्द होता है ना, वो औरत को समझे या ना समझे, लेकिन दूसरे मर्द की नज़र समझ जाता है। हारून को भी मेरी नज़र समझ आ गई थी। उसने मेरी आंखें पढ़ ली थी। उसको मेरी आंखों में हाले का अक्स दिखता था। तभी तो वो मुझसे चिढ़ता था और हाले को मुझसे दूर रखता था। लेकिन देखो क्या हुआ, वो ये नहीं कर पाया। आखिर मेरे चाम से कोई कैसे बच सकता था? पूर हारून चा चा चा। आखिर में उसने हल्का सा कहका लगाया था, जिसे अपनी ही बात को एंजॉय किया हो, जबकि मेहर का रंग बुझ गया था। इसके दिल को धक्का सा लगा था। आप उससे मोहब्बत करते हैं? उसने पता नहीं क्यों और किस दिल से ये सवाल पूछा था। जाहिर है वो ख़ानदान की सबसे हसीन लड़की है, इंटेलिजेंट है, बोल्ड है, आउटस्पोकन है। इसे कौन मोहब्बत नहीं करेगा? वो हाले और हाले, क्या वो भी यही जज्बात रखती है आपके लिए? आप श्योर हैं? सफ़ीर सुल्तान को किसी की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। वो अगर मुझसे मोहब्बत ना भी करती होती तब भी मैं उसको अपना बना लेता। तुम खुद सोचो, मेहर क्या है जो मेरे पास नहीं है? पैसा, मुकाम, इज़्ज़त, पर्सनैलिटी, पावर। इसको मेरा होना ही था। किसी भी तरह कुछ भी करके मैं इसको अपना ही लेता। और देखो, वो आखिरकार वो मेरी है, क्योंकि मैं ये चाहता था। और भला कभी ये हुआ है कि जो चीज़ मैं चाहूँ वो ना हो सके? उसके लिए जो मैं फातेह होने का गरूर था। वो हाले की बात ऐसे कर रहा था जैसे वो कोई ट्रॉफ़ी हो जिसको सफ़ीर जीत कर लाए हो। लेकिन फिर क्यों आप उससे हर बहस हार जाते हैं, हर आर्गूमेंट अधूरा छोड़ देते हैं? वो जो कहते हैं आपके लिए हरफ आखिर हो जाता है। क्योंकि हाले जैसी लड़कियां इसी तरह काबू होती हैं। बस एक दफ़ा इनको ये एहसास दिला दो कि सारे फैसले तो इनकी मर्ज़ी से हो रहे हैं, सारी बातें तो इनकी मानी जा रही है, और बस ज़रा सी मोहब्बत दिखा दो तो हाले जैसी जज्बाती लड़कियां आपकी झोली में आके गिरती हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूँ महर, मैं कभी घाटे का सौदा नहीं करता। मुझे पता है कब कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है। देखना एक दिन आएगा जब हाले मुझसे आर्ग्यू तो छोड़ो, मेरी किसी बात से इख्तलाफ भी नहीं करेगी। और आप ये बात मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं समझ गई हूँ, आपको मुझसे फेवर चाहिए होगी ना? वो ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ बोली थी। वाह यार, तुम तो बहुत ज़हीन हो। ज़ाहिर है मुझे फेवर चाहिए, वो खुल के मुस्कुराया था। और आपको क्यों लगता है कि मैं आपका कोई काम करूँगी? उसका अंदाज़ चैलेंजिंग नहीं था, उसका लहजा हारा हुआ था, शिकस्ता। ओ कमन यार, मैं जानता हूँ तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती। महर ने गहरी सांस भरी थी, अलबत्ता कुछ कहा नहीं था। तुम बस मम्मी से ये कह दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। तुम करना ही नहीं चाहती, कर लोगी ना? उसने ऐसे मान से पूछा था कि महर इनकार करने की जरूरत ही नहीं कर सकती। वह खामोशी से खिड़की से बाहर भागती गाड़ियां देखने लगी थी, साथ इनको गिनती जाती, 1 2 3। सफ़ीर की गाड़ी के बरक्स हारून की गाड़ी के अंदर का माहौल खुशगवार था। म्यूज़िक, हल्की फुल्की आवाज़, एक दूसरे पर जुमले कसना। ये सुबह सुबह तुम्हारे दादा जान ने क्यों ताला लगवा रखी थी? घर के सब बड़े इनके कमरे में जमा थे। फरवा चची को भी मैंने वहीं से निकलते देखा था, काफ़ी गुस्से में थी, और पुप्पो जान भी उदास थी। हारून ने म्यूज़िक की आवाज़ कम करते हुए हाले से पूछा था। हाले ने एक नज़र पिछली सीट पर बैठे हसन को देखा था और कोई जवाब नहीं दिया। हारून समझ गया था, तभी हसन को मुखातिब करता बोला, हसन मेरी बात सुनो, तुम्हारी बहन का रिश्ता तय होने वाला है, और मुझे यही लगता है कि सुबह ही गोल मिस कॉन्फ्रेंस इसीलिए लगी थी। हाले, अब बताओ मुझे सारी बात क्या चल रहा है? हसन का मुंह खुले का खुला रह गया, लेकिन हारून उसको नज़रअंदाज किया गया। मुझे नहीं पता, मैंने बच्चों से पूछा था, इन्होंने तो यही बताया कि बस शम्स चचा और चची को बुलाया था। पापा से तो कल रात ही कुछ बात की थी दादा जान ने। अब वो बात क्या है ये मुझे नहीं पता, इसने तफसील से जवाब दिया था। ये चल क्या रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा? मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा वारिस। मेरे बगैर कोई कैसे तुम्हारे रिश्ते की बात कर सकते हैं? और हारून भाई, आपका बुलाए रिश्ता? मैं कहा था। वो हैरान सा सवाल पे सवाल किया गया। मेरा प्यारा भाई, हाले को इस पे प्यार आया था।
कितनी फ़िक्र है ना तुम्हें मेरी, मैं एवं तुमसे इतना लड़ती रहती हूँ। अब पक्का तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगी। कितना अच्छा है ना मेरा भाई। हारून से ताई चाहिए थी, मैं रिश्ता नहीं लाया, सफ़ीर और हाले की बात हो रही है। वह संजीदा सा बोला था और इन दोनों का नाम साथ लेते दिल 1000 बार टूटा था। क्या? वो चिल्लाया था। नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं ये होने ही नहीं दूंगा। तुम सफ़ीर भाई से शादी नहीं कर सकती। मैं करने ही नहीं दूंगा। क्यों नहीं कर सकती, बताना पसंद करो कि गैंडे। और तब के बोली थी, तुम हारून भाई से शादी करो और रुखसत हो जाओ। सुल्तान मंजिल से आई समझ वो दो टोकन लहजे में बोला था। हारून ने मुस्कुराहट दबाई थी, जबकि हाले को तो आग ही लग गई थी। मैंने अभी जूता उतारना है और तुम्हारे सर पे मारना है। तुम्हें आखिर तकलीफ़ क्या है मेरी और सफ़ीर की शादी से? तकलीफ़ ही तो है, आधी ज़िंदगी तो तुम मेरे सर पे मुसल्लत रही। अब सफ़ीर भाई से शादी करके तो तुम सुल्तान मंजिल की मलका ही बन जाओगी, और मैं मेरी ना पहले कोई इज्जत थी और ना अब होगी। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने कि तुम हारून भाई से शादी करके चली जाओगी और मैं सुल्तान मंजिल का बेताज बादशाह बनूंगा। लेकिन नहीं, तुमसे कहाँ बर्दाश्त होगी मेरी हुकूमत। भाई मैं नहीं जानता कुछ, तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। बादशाह तो तुम कुछ भी करके नहीं बन सकते। सफ़ीर से तुमसे बड़ा है, उसी की हुकूमत होगी। सुल्तान मंजिल पे वो उसको तपाने को बोली थी। हाँ ठीक है, वज़ीर ही बन जाता मैं, मुझे वो भी कबूल था। वो मुंह बसोर के बोला। बको मत हसन गुलाम, चलती गाड़ी से धक्का दे दूंगी तुम्हें। अब आवाज़ ना आए तुम्हारी। हाँ हारून, तुम क्या बता रहे थे? वो इसको डपट कर हारून की जानिब मुतवज्जो हो चुकी थी, जबकि हसन बेबसी से उसको देख कर रह गया। इसके तो सारे ख्वाब ही टूट गए थे। वो पांचों शहर की एक महंगी डायमंड शॉप में मौजूद थे। हसन मौजूद खामोशी से एक सिंगल सोफ़े पर बैठा था। महर भी इसके साथ वाले सोफ़े पर मगमूम सी बैठी थी। हाले काउंटर के सामने खड़ी अपने लिए कुछ पसंद कर थी। हारून उसके साथ ही खड़ा था, जबकि सफ़ीर इनसे ज़रा फासे पर एक कॉल सुनने ठहर गया था। हारून ने हाले एक अंगूठी पसंद कर ली थी। वो हाले की हर बर्थडे पर अंगूठी ही गिफ्ट करता था। हाले ने भी अपने लिए एक ब्रेसलेट निकलवाया था। वही ब्रेसलेट महर को दिखाने वो सामने रखे सोफों की जानी बढ़ गई थी। तभी सफ़ीर हारून के साथ आ खड़ा हुआ और इसके हाथ से पकड़ी अंगूठी उचक ली। हारून ने इसको खा जाने वाली नज़रों से देखा था। ये रिंग मैंने पसंद किया, हाले के लिए तुम कुछ और देखो। सफ़ीर वो नागवारी से बोला था। अब ये मुझे पसंद है। वो अंगूठी को तनकीदी नज़रों से देखता बोल रहा था। वैसे भी जब लड़की तुम्हारी ही नहीं रही तो इस रिंग का क्या करोगे? एक और बात, हाले को रिंग देने का इख्तियार बस मेरा। अब तुम्हें चाहिए कि कुछ और देख लो यार। वैसे एक बात है, तुमसे चीज़ें छीनना पता नहीं क्यों मुझे इतना पसंद है। वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोल रहा था, जबकि इसकी आंखों में वाज़ेह तंज था। ये रिंग खामोशी से मुझे वापस कर दो फिर, वरना अच्छा नहीं होगा। ओह, क्या कर लोगे तुम? तुम्हें पता है सफ़ीर, मैं पागल हूँ। ये बात आधा शहर जानता है। और अगर तुम्हें यकीन नहीं तो फिर मैं करूँगा ये कि वो जो सामने इंडोर प्लांट्स के बड़े बड़े गमले हैं ना, उंगली से उन गमलों की जानिब इशारा किया। ये गमले उठाकर तुम्हारे सर पे दे मारूंगा, और अगर फिर भी मुझे सुकून नहीं मिला तो मैं इस शॉप की हर दीवार में तुम्हारा सर मारूंगा। और पता है, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। बताऊँ क्यों? इसलिए नहीं कि मेरा बाप सरकारी अहदेदार है, बल्कि इसलिए उसके कान के पास झुका था क्योंकि मैं पागल हूँ। वो चपा चपा के बोला था। फिर हथेली खोल के उसके सामने की थी, साथ की नखियों से इशारा किया था। रिंग वापस करो। सफ़ीर आंखों में खून लिए उसे देखता और फिर रिंग उठा के उसकी हथेली पर दे मारी। एक बात बताऊँ सफ़ीर, तुम चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम हाली से मोहब्बत नहीं करते। ये फीलिंग्स कुछ भी हो सकती हैं, अट्रैक्शन, क्रश, बरतरी की ख्वाहिश, कुछ भी, लेकिन मोहब्बत नहीं। वो ख़ानदान की सबसे हसीन लड़की है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो बात करने का फ़न जानती है, वो बात मनवाना जानती है। वो किसी भी मर्द को ज़ेर कर सकती है। वो आम नहीं है। इसलिए तुम उससे शादी करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें शुरू से हर बेहतरीन चीज़ को अपनाने की आदत है। वो छुपा छुपा कर कह रहा था। वाह यार, तुम तो जीनियस हो। टू बी ऑनेस्ट, मोहब्बत क्या होती है मुझे तो ये भी नहीं पता। मुझे सब कुछ प्लेट में रखा हुआ मिला, प्यार, पैसा, मुकाम और अब हाल है, वो भी मुझे मिल जाएगी। हारून, क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसकी मैंने ख्वाहिश की और मुझे ना मिले? वो मुस्कुराते हुए बोल रहा था। आई लाइक हार, और मुझे लगता है ये बहुत है। मोहब्बत के चक्कर में बेवकूफ़ लोग पड़ते हैं, तुम जैसे पागल। मैं वैसा नहीं हूँ। मैं हर काम सोच समझ के करता हूँ। हाले को मैंने हर जाविये से देखा है, परफेक्ट है, और हर परफेक्ट चीज़ पर सफ़ीर सुल्तान का हक़ है। और अगर मैं ये बात हाले को बता दूँ तो? मैं तो डर गया। देखो मैं काँप रहा हूँ। वो जैसे महसूस हुआ था वो इस वक्त मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है। हारून, तुम क्या अर्श से फरिश्ते भी अगर के मेरे बारे में कुछ कहेंगे तो हाले यकीन नहीं करेगी। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हारून, मैंने उसको काबू का रखा है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी मर्जी जा रही है, हालांकि वो मेरा हुक्म मानती है। लोग किसी के दिमाग से खेलते हैं, मैंने हाले का दिल काबू का रखा है। मैं उसके दिल का हुक्मरान हूँ। और औरत अपने दिल के हुक्मरान के बारे में किसी सुनी सुनाई पर यकीन नहीं करती। अपने मनपसंद मर्द की गुनाहों पर वो कबूतर की तरह आंखें मींच लेती है, उसके आयु ऐसे छुपा लेती है कि फरिश्तों को भी पता न चले। मैंने 4 साल उंगलियों पे गिनवाया था। 4 साल उसको वही दिखाए जो वो देखना चाहती, उसको वही सुनाए जो वो सुनना चाहती थी।
अब ना वो किसी की सुनेगी ना किसी की दिखाई हुई चीज़ हकीकत मानेगी। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोल रहा था। हारून ने जवाब में कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि तभी उन्होंने हाले को अपनी जानब आते देखा। हारून ने फ़ौरन खुद को कंपोज कर लिया था। तुमने ये रिंग पसंद की है क्या? हारून वो इसके हाथ में मौजूद अंगूठी को देखती पूछ रही थी। हाँ की थी, लेकिन अब इस पे गन लग गया, इसीलिए ये नहीं लेंगे, हम कुछ और देख लेते हैं। ओके, सफ़ीर का तो मानो खून ही खोल गया था जबकि हाले ने महज सर हिलाया था। वहाँ से निकलने के बाद वो सब माल गए थे। काफ़ी देर की खुबारी के बाद हसन और हारून की शॉपिंग मुकम्मल हो गई थी। महर ने कुछ नहीं खरीदा था क्योंकि हाले ने जो कुछ अपने लिए लिया था वही सेम उसके लिए भी लिया था। सफ़ीर को हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई कॉल आ जाती थी जिसकी वजह से उसने अभी अपने लिए कुछ नहीं खरीदा था। वो अभी भी कॉल सुनकर आया था। हसन तो महर को लेकर फूड कोर्ट चला गया था। इससे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। हाले, हारून और सफ़ीर वो तीनों अब साथ साथ चल रहे थे। ऐसे कि हारून बीच में था, हाले और सफ़ीर उसके दाएं और बाएं थे। हारून, यार एक बात तो सुनो। सफ़ीर एक दुकान के सामने रुक गया था तो हारून और हाले को भी रुकना पड़ा। बोलो, वो उखड़ा उखड़ा सा था। यार तुम तो जानते हो हम दोनों की शादी होने वाली। वो हाले को देखते मुस्कुराते हुए बोल रहा था। तो शादी से पहले का जो टाइम होता है ना, गोल्डन टाइम, हम लोगों को वो स्पेंड करना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि हमें ज़रा अकेले में एक दूसरे के साथ कुछ शॉपिंग कर लेनी चाहिए? वैसे कह रहा था जैसे वो और हारून बचपन के दोस्त हों। श्योर, मैं फूड कोर्ट में बैठा हूँ, तुम हाले तुम फ्री होके आ जाना। ओके, अपना फ़ोन ऑन रखना और ये मुझे दे दो। उसने हाले के हाथ से वो वाहिद शॉपिंग बैग भी ले लिया था जिसमें हारून का गिफ्ट था। वो आगे बढ़ गया था। आप कैसे नहीं कहना चाहिए था, मुझे अच्छा नहीं लगा। हम दोनों उसके साथ भी वही बातें करेंगे जो कि अकेले में। यार प्लीज़ अब मेरा मूड स्पॉइल मत करो। चलो आओ, तुम्हें कुछ खरीद के देता हूँ। वो इसका हाथ पकड़ते हुए बोला था। हाले खामोशी से उसके साथ चल रही थी। कुछ ही देर में उसका मुंह ठीक हो गया था। तस्वीर ये देखे कितना प्यारा है ना। वो गुलाबी रंग का एक आमदार जोड़ा तस्वीर को दिखाते हुए कह रही थी। इनके पीछे एक सियाह आंखों वाला दराज का नौजवान भी खड़ा था। उसने सर पे पी कैप पहन रखी थी। तस्वीर को देखकर उसकी आंखें मुश्तबा अंदाज में सिकुड़ी थी। हाँ ठीक है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। वैसे भी तुम पिंक कलर बहुत पहनती हो। कुछ डिफरेंट ट्राई करो यार। लाइफ में चेंजेस ज़रूरी होते हैं, एक ही जगह स्टिक हो जाना अच्छा नहीं होता। वो आम से लेचे में बो रहा था। हाले का रंग अलबत्ता फीका पड़ चुका था। इसी वक्त सफ़ीर का मोबाइल एक बार फिर बजा और वो माजरत करता दुकान से बाहर निकल गया था। हाले भी आगे बढ़ गई थी और उसका मूड ख़राब हो गया था। उससे आंखों वाले नौजवान ने इशारे से सेल्समैन को अपनी जाने बुलाया था और वही गुलाबी जोड़ा पैक करने को कहा था। हाले अब सामने वाली दुकान में दाखिल हो गई थी और बेदिली से ड्रेसेस उलट पलट कर देख रही थी जब उसने अपने कब से एक शनासा सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा था ना कि हम फिर मिलेंगे। उसकी आंखों में चमकती लेजा पुरसुकून सा। हाले करंट खाकर मुड़ी थी। तुम यहाँ कैसे? क्या अब ठीक हो? तुमने मुझे कैसे पहचाना? ओह गॉड, हारून तुम्हें देखता तो खुश हो जाता। क्या वाकई? वह हैरान सी थी और थोड़ी पुरजोश भी। मैं आपको लाखों लोगों की भीड़ में भी पहचान सकता हूँ। उसका लहजा सादा सा था और उसने बस एक ही बात का जवाब दिया। उमर, तुम्हें इस तरह देखकर बहुत खुशी हुई है मुझे। मुझसे ज़्यादा नहीं हुई होगी। वो उसको देखते हुए बोल रहा था। एकदम हाले को याद आया था कि वो यहाँ अपनी फैमिली के साथ है। अच्छा खैर, मुझे जाना होगा। मेरे कज़न मुझे ढूंढ रहे होंगे। तुमसे मिलकर खुशी हुई। ये ले लें फिर चली जाइएगा। उसने एक शॉपिंग बैग हाले के सामने किया था। इसमें क्या है? वो उसके हाथ से वो बैग लेते हुए पूछ बैठी, लेकिन वो खामोश रहा। हाले ने इस नीले रंग के बैग के अंदर देखा तो इसमें वही गुलाबी जोड़ा था। इसके चेहरे के जावी बिगड़े थे। तुम हमारी बातें सुन रहे थे, और अगर सुन भी रहे थे तो तुम्हें ये खुशफहमी क्यों हो गई कि मैं तुमसे ये ड्रेस ले लूँगी? वो तभी तो गई थी जबकि बिल्कुल पुरसुकून सा था। मैंने आपकी कोई बात जानबूझकर नहीं सुनी, और ये ड्रेस मैं शुक्रिया के तौर पर दे रहा हूँ। आपने उस रात मेरे लिए जो कुछ भी किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे खून देने के लिए और मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं ये नहीं लूँगी तुमसे। और एक और बात, आज के बाद अगर आइंदा कभी भी मुझे कहीं भी देख लो तो ऐसे गुजर जाना जैसे मुझे जानते भी नहीं हो। आई समझ? वो कह के रुकी नहीं थी, दरवाजे की जानिब बढ़ गई थी। आपको पिंक पसंद हो या स्याह, किसी को हक नहीं कि वह आपको जज करे। जिनसे आप मोहब्बत करते हैं ना, इनको तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब कोई आप किसी को जज करने लग जाते हैं तो आपके पास उनसे मोहब्बत करने का वक्त नहीं रहता। आप हर वक्त उनके काम में कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढने लगते हैं कि जिसकी बिना पर आप उसे जज कर सके। इस तरह आपकी नज़र बस उनकी खामियों पर होती है, आप इनमें अच्छाई नहीं देख पाते। जिनसे मोहब्बत करें, इनके सियाह से भी मोहब्बत करें, इनके पिंक से भी मोहब्बत करें, और अगर नहीं कर सकते तो इसको जज मत करें। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो मोहब्बत के झूठे दावे ना करें। उसका लहजा वैसे ही था, खूबसूरत पर सुकून। हाले तो गोया बुत बन गई थी, पत्थर का बुत। काफ़ी देर बाद उसने मुड़कर देखा था, लेकिन वो जा चुका था और वो जाने के लिए ही आया था। रात गहरी सी और तारीख थी। यूसुफ सुल्तान के कमरे में इस वक्त इनके दोनों बेटे और बूहें मौजूद थी। शमसर मेराज सुल्तान बाबा जान के पास बेड पे बैठे थे, जबकि फरवा और हसीना कमरे में रखे ग्रे रंग के सोफे पे बैठी थी। हसीना मगमूम सी थी जबकि फरवा गैर आराम था।
जब बाबा ने बात का आगाज़ किया, मैं यहाँ आप सबको तमहीद बांधने के लिए नहीं बुलाया, मैं साफ़ और सीधी बात करने का आदी हूँ। हालिया और सफ़ीर मुझे बहुत अजीज़ है, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को एक रिश्ते में जोड़ दिया जाए। वो दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसी हवाले से मैं मेराज और उसकी घर वाली से बात कर चुका हूँ। अब मैं तुम्हारी और फरवा की रजामंदी जानता हूँ। फरवा, तुम अपने ज़ाती इख्तलाफात एक तरफ रख कर जवाब देना, ये मामला तुम्हारे बेटे की सारी ज़िंदगी का और उसकी खुशी का भी। इनकी आवाज़ बारोबार संजीदा थी। पापा जान, मुझे तो बज़ाहिर कोई कबाहत नज़र नहीं आती इस रिश्ते में, और अगर सफ़ीर की पसंद की बात है तो फिर बात ही ख़त्म। जैसा आप चाहें मैं राज़ी हूँ, शम्स खुश दिली से बोले थे, जबकि फरवा ने खा जाने वाली नज़रों से इनको देखा था। सफ़ीर की खुशी या हाले को मिलने वाला हिस्सा सब समझती हूँ मैं, वो धीरे दिल में बोली थी। पापा जान, आप सब जानते तो है मैं हाल कितनी बदतमीज़ और अक्खड़ है। मेरा इन्हें पहलू बदला था, वो मेरी इज़्ज़त बिल्कुल नहीं करती। इसके लिए तो मैं जैसे घर के बड़ों में हूँ ही नहीं। कोई अपने घर के बच्चों को भी इतना ज़लील नहीं करता होगा जितना वो मुझे करती है। मेराज कुछ बोलने लगे थे कि हसीना ने इनको खामोश रहने का इशारा किया था, और मेहर वो इसकी बिल्कुल बारक्स, इनके लहजे में जैसे शीरनी सी घुल गई। बहुत फर्माबरदार और मोहब्बत करने वाली बच्ची, और वो सफ़ीर से मोहब्बत करती है, बिन माँ बाप की बच्ची है। हमें इसका हक़ नहीं मारना चाहिए। मैं चाहती हूँ सफ़ीर और महरमा की शादी हो जाए। यूसुफ सुल्तान ने इनकी सारी तकरीर खामोशी से सुनी थी, और जब बोले तो बस इतना। सारा घर जानता है फरवा हाल है कैसी और तुम कैसी। मैं महफिल में बैठकर तुम्हें कुछ सख्त लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, लिहाजा तुम्हारा ये एतराज़ रद्द हुआ। फरवा ने कलश का पहलू बदला था, और दूसरी वहाज की बेटी को बुलवाओ यहाँ, मैं उससे बात करता हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो पहला हक़ उसी का होगा, बाकी सब बाद में। फरवा, तुम्हारा बस एतराज़ है ना। इनके लहजे में बला का सुकून था। फरवा तुम्हारा खिल उठी, ज़ाहिर है महरमा सब बता देगी और फिर बस सारी टेंशन ख़त्म। ज़बरदस्त। मुलाजमा के ज़रिए महर को पैगाम भिजवा दिया गया। 5 मिनट बाद वो स्याह रंग के शलवार कमीज़ में मलबूस यूसुफ सुल्तान के कमरे में आती दिखाई दी थी। इसकी आंखों के पपोटे सूजे हुए थे, मुँह से कुछ ज़्यादा। वो सलाम करके खामोशी से सीना और फरवा के बीच में आके बैठ गई थी। इसका एक हाथ स्याह दुपट्टे में छुपा रखा था, ऐसे कि महसूस न होता था। चंद एक गैर ज़रूरी बातों के बाद वसल मद्दे पर आए थे। हम सफ़ीर और हाले की शादी के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए आपकी भी मर्ज़ी जानना चाहते हैं। अगर आप सफ़ीर में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें बता सकती हैं। यूसुफ सुल्तान ये दिए लहजे में बोले थे, जबकि महर तो इस पे भी खिल उठी थी कि कम अज़ कम उन्होंने इसको मुखातिब तो किया। फरवा और हसीना ने इसको उम्मीद से देखा था। ऐसी कोई बात नहीं है, बस फिर मेरा कज़न है, दोस्त है, और बस इससे ज़्यादा हमारे दरमियान कोई और ताल्लुक़ नहीं है। वो ठहरे हुए लहजे में पुरसुकून सी बोल रही थी, अलबत्ता उसकी आंखें इसका साथ नहीं दे रही थी। इसमें वाज़िह कर्ब था, वो अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लुटा रही थी। हसीना बेगम ने इसको नम आँखों से देखा था। मेरी बेटी का ज़र्फ़ कितना आला है, जबकि फरवा वो अभी तक इसके अल्फाज ज़हन में जज़्ब नहीं कर पाई थी। लेकिन मैंने तो कुछ और सुना है। फरवा ने मुझे एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाई। वो संजीदगी के साथ पूछ रहे थे। मेराज खामोशी मगर चुपती नज़रों से महर को देख रहे थे। कुछ था जो उनको शक में डाल रहा था, कुछ था जो उनको खटक रहा था। ये बात इतनी सीधी नहीं थी, ये मामला इतना आसान नहीं था। कोई कैसे अपनी मताया या से इतनी आसानी से दस्तबरदार हो सकता है। ममानी जान को ज़रूर कोई मुगालता हुआ होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा जान बस अब ये बात ख़त्म कर रहे थे ना। बच्ची कह तो रही है ऐसी कोई बात नहीं है। शम्स से इनको डर था कि कहीं हाले जैसा छचान से इनके हाथ से ना निकल जाए। ठीक है महर बेटा, तुम अब बस जाओ, हालिर सफ़ीर को बुला लो। आपके यूसुफ सुल्तान का लहजा नॉर्मल था और डायरेक्ट आपसे तुम पर आ गए थे। महर खामोशी से उठकर चली गई थी। फरवा, अब तो कोई इतराज़ नहीं है ना तुम्हें? बाबा जान की भारी आवाज़ एक बार फिर गूंजी थी। फरवा ने बमुश्किल जवाब देने को मुंह खोला था। मुझे कुछ वक्त चाहिए बाबा जान, मुझे इस बारे में सोचना होगा, तभी कोई मौजू जवाब दे पाऊँगी। तुमने जो सोचना है सोचती रहो। मैं आज ही हालिर सफ़ीर की रस्म करूँगा, यहीं इसी कमरे में। इनका लहजा दो टोक था। थोड़ी देर बाद हाले और सफ़ीर आ गए थे, साथ हसन और हारून भी थे। शॉपिंग से वापसी पे हारून अपने घर नहीं गया था, हाले ने उसको रोक रखा था। थोड़ी देर पहले जिस सोफ़े पर सीना और फरवा बैठे थे, अब इसी सोफ़े पर यूसुफ सुल्तान बैठे थे। आओ बेटा, हाले और सफ़ीर तुम दोनों मेरे पास आकर बैठो। दादा जान ने मोहब्बत से इन दोनों को पास बुलाया था। सफ़ीर मुतमईन सा, जबकि हाले झिझकती हुई इनके पास जाके बैठ गई थी। उसने मैरून रंग की लंबी कमीज़ के साथ सफ़ेद ट्राउज़र पहन रखा था और सफ़ेद ही दुपट्टा सर पर ओढ़ रखा था। बाल बीच वाली मांग निकाल कर खुले छोड़ रखे थे, जबकि सफ़ीर ग्रे डिनर सूट में मलबूस था। वो भी ऑफिस आया था और अभी तक चेंज भी नहीं किया था। उसे दादा जान का पैगाम मसूल हुआ। वो दोनों दादा जान के दाएं बाएं बैठ गए थे। हारून, महर और हसन एक तरफ अलमारी से टेक लगाए खड़े थे। महर खामोश सी थी, जबकि हारून बेचैन। वो ये सब नहीं देख सकता था, उससे देखा ही नहीं जाता। मेराज, शम्स और बाकी सब एक तरफ बेड पे बैठे थे। तुसा मेरी मर्ज़ी दे बगैर मेरी मंगनी करवेंदे पियो हो, मैं तो को स्यू कर सकती है। आप मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरी मंगनी करवा रहे हैं, मैं आपको सू कर सकती हूँ। वो जग कर दादा जान के कान में बोली थी। मैं जज ही खरीद खिंसा विल क्या करीसो बेटा जी। मैं जज खरीद लूँगा, फिर क्या करोगी बेटा जी? सफ़ीर और हाले बेटे आप दोनों इस रिश्ते पर राज़ी हो? दादा जान ने इन दोनों को मुखातिब किया था। सफ़ीर गहरा मुस्कुराया था।
میں تو راضی ہوں، اس کے لہجے میں بے حد اطمینان تھا، جبکہ حالے نے بس جی کہنے پہ اکتفا کیا تھا۔ اب دادا جان نے سفیر کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دی تھی اور حالے سے اس کا ہاتھ آگے کرنے کو کہا تھا۔ حالے نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور معراج پر اس کی نظر ٹکی۔ وہ اس کا مطلب سمجھتے ہوئے اٹھے تھے اور اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ سفیر کے ہاتھ میں دیا تھا۔ سفیر نے مسکراتے ہوئے انگوٹھی پہنا دی تھی۔ ہارون کی آنکھوں میں مرچیں سے بھرنے لگی تھی، اس سے وہاں کھڑا ہونا دوبار ہو گیا تھا، جبکہ مہر بالکل پرسکون سی کھڑی تھی، جیسے اس کو فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ حسن کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، جن کو وہ بے دردی سے رگڑ گیا تھا۔ اب سفیر اپنا ہاتھ آگے کیا، معراج نے انگوٹھی نکال کے حالے کے ہاتھ میں دی تھی۔ حالے نے سفیر کی طرف دیکھا تھا، سفیر نے آنکھوں سے اشارہ کیا تھا جیسے کہہ رہا ہو ڈو اٹ۔ اس نے جھجکتے ہوئے انگوٹھی پہنا دی تھی۔ نہ کسی نے تالیاں بجائی، نہ مبارکباد دی، سب کے اپنے غم تھے، سب کے اپنے مسئلے تھے سوائے شمس اور معراج کے۔ شمس سلطان نے آگے بڑھ کے حالے کا سر چوما تھا اور کچھ پیسے اس کی گود میں رکھ دیے تھے۔ معراج نے ان دونوں پہ پیسے وار کر حسن کو تھمائے تھے کہ نرگس کو دے دے۔ ہارون کو اپنی جگہ پر کھڑے ٹانگیں کانپنے لگی تھی، اس سے مزید کھڑے رہنا دوبار ہو گیا تھا۔ وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھا تھا جب اس کو سفیر کی آواز سنائی دی۔ ہارون یار پکچرز تو لے لو، ہماری یادگار مومنٹ ہے، وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ ناٹ نو سفیر، ناٹ نو۔ اس نے بے بسی سے سرکوشی کی تھی۔ حالے کا اس طرف دھیان نہیں تھا، وہ اماں کی کوئی بات سن رہی تھی، پر وہ اپنی جگہ پتھر کا بت بنی بیٹھی تھی۔ مہر نے قریب آ کر حالے کو مبارک دی تھی اور ساتھ اس کے ہاتھ چومے تھے۔ ہارون میرے بھائی تم سے کہہ رہا ہوں، سفیر نے ایک بار پھر اس کو آواز دی تھی۔ اس پر ہارون مڑا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ حالے نے بے اختیار نظریں چرا لی تھی۔ ہارون نے اپنا موبائل نکالا تھا اور ان دونوں کی ایک ساتھ تصویر کھینچی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، تصویر بلر ہوئی تھی۔ سفیر نے اب سب کو ساتھ کھڑا کر لیے تھے۔ فیملی فوٹو کے لیے ہارون نے ایک دو تصاویر اتاری تھی۔ سفیر نے اس کو تصویر دکھانے کو پاس بلایا۔ ہارون اس کے قریب گیا تھا، تصویر دکھانے کے بجائے اس کے کان کے پاس چکا تھا۔ کسی انسان کو اتنا ستاؤ جتنا بعد میں خود بھی برداشت کر سکو، ہم جیسے پاگل اللہ کو بہت عزیز ہوتے ہیں۔ سفیر ہم سے مت الجھو، ہمیں مت ستاؤ ورنہ خود بھی ستائے جاؤ گے، وہ بول کر پیچھے ہٹا تھا۔ سفیر نے لب بیچ لیے تھے۔ ہارون خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ گینڈے تمہیں دعوت نامہ دوں گی یہاں آنے کا، حالے نے دانت کچکچائے تھے۔ میں نہیں آؤں گا تمہارے پاس، وہ حالے کی طرف دیکھے بغیر بولا تھا۔ کیوں، کیا تکلیف ہے، آ جاؤ میرے پاس بیٹھو۔ میں نے کہا نا میں نہیں آؤں گا، میں آ گیا تو رو دوں گا، وہ نم آنکھوں سے بولا تھا۔ حالے اور معراج کو اس پہ پیار آیا تھا۔ اماں نے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگا لیا تھا۔ میرا بیٹا ماں صدقے جائے۔ اسی وقت مہر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ حسن نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، وہ نرمی سے ماں کے حصار سے نکلا تھا اور مہر کے پیچھے گیا تھا۔ حسینہ پروا کے پاس جا بیٹھی تھی اور ان سے کچھ کہہ رہی تھی۔ مہر تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی، اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف نہیں تھا، وہ چھت پہ جا رہی تھی۔ حسن نے اس کو سیڑھیاں پھلانگتے دیکھ لیا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ مہر نے جیسے ہی چھت پہ قدم رکھا، آنسو اس کی آنکھوں سے ابل ابل کر باہر آنے لگے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ حسن بھی اسی وقت چھت پہ پہنچا تھا۔ مہر کے رونے کی آواز سن کر وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا تھا۔ بچوں کیا ہوا، آپ رو رہی ہیں، وہ بوکھلا سا گیا تھا، جبکہ مہر کے رونے میں مزید روانی آ چکی تھی۔ پلیز مجھے بتائیں کچھ ہوا ہے کیا، آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے؟ حسن نے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ حسن مجھے بہت بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں ٹوٹ گئی ہوں، کیا کروں میں، کیا کروں، میری محبت چھن گئی ہے مجھ سے، آج میرا سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ۔ وہ زور زور سے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ حسن کی گرفت اس کے ہاتھوں پہ ڈھیلی پڑی تھی۔ نیچے حالے اور سفیر کی منگنی کی رسم اور یہاں مہر کی یہ حالت۔ اس نے کڑیاں مڑائی تھی، وہ اتنا بھی بچہ نہیں تھا کہ کچھ سمجھ نہ پاتا، وہ 16 سال کا ضرور تھا لیکن تھا تو مرد۔ کیا سفیر بھائی، اسے بے یقینی سے لفظ توڑ توڑ کر ادا کیے تھے۔ ہاں حسن، ہاں سفیر، میں اس کو بہت چاہتی ہوں میرے بھائی، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت زیادہ، میرا دل چاہ رہا ہے، یا اللہ میں کیا کروں، مجھے صبر دے اللہ۔ حسن کچھ کرو پلیز، میں تمہاری بہن ہوں، میرے لیے کچھ کرو۔ حسن نے نرمی سے اس کو لگایا تھا، وہ بھی میری بہن ہے، اس نے جیسے سرکوشی کی تھی۔ بچوں خود کو سنبھالے، کوئی دیکھ لے گا، آپ نے دادا جان سے بات کیوں نہیں کی، ان کو بتائیں نا، آپ سب ٹھیک ہو جاتا، بلکہ اٹھے بھی چل کے بتاتے ہیں، حالے سمجھ آئے گی، وہ آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، ابا ہی کی خاطر تو قربان کی ہے سب کچھ، وہ گینی آنکھوں سے ہارے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ حسن اجنبی سے اس کو دیکھا تھا۔ میں سمجھا نہیں کیا مطلب، میں نے ایک محبت کے لیے دوسری محبت قربان کر دی، مجھے کرنی پڑی حسن، میں مجبور تھی۔ کیا کیا ہے آپ نے، مجھے بتائیں۔ وہ فکر مند تھا، وہ کچھ بولی نہیں تھی، خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی۔ حسن شاید سمجھ گیا تھا، تبھی بولا، میں قسم کھاتا ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، آپ مجھ پہ یقین کر سکتی ہیں۔ اس کے لہجے کا مان، اس کی آنکھوں کی یقین دہانی وہ کیسے نہ بتاتی۔ چند گھنٹے پہلے ان لوگوں کو مال سے واپس آئے گھنٹہ بھر ہو چکا تھا۔ مہر واپسی پر سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی اور ابھی تک وہیں بیٹھی تھی، اپنے بیڈ پر لیٹی چھت پر لگے پنکھے کو گھورے جا رہی تھی جب نرگس نے اس کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا بجایا۔ باجی آپ کو بڑے صاحب اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، ساتھ آواز لگائی تھی۔ حالے کو بلایا ہوگا، نرگس جاؤ اس کو بتاؤ، وہ لیٹے لیٹے بولی تھی۔ لو میں بھلا کیا کام سنتی ہوں، ابھی تو صرف 30 سال کی ہوں، کان بھلے چنگے ہیں میرے، اس کا بڑا بیٹا 20 سال کا تھا، آپ کو بلایا ہے جی، آپ کو انہوں نے بولا وہ حاج کی بیٹی کو لاؤ۔
महर माँ एक झटके से उठी थी। वो मुझे कभी नहीं बुलाएंगे, हाले कभी नहीं। उसने तेज़ी से दरवाज़ा खोला था, वो इतनी तेज़ी से कि दरवाजे से लगी खड़ी नरगिस गिरते गिरते बची थी। हाय अल्लाह बाजी, सा निकाल दिया मेरा। वो होल कर बोली थी। महर ने जैसे सुना ही नहीं। उन्होंने और क्या बोला? नरगिस मुझे लफ्ज़ बालफ्ज़ बताओ, बेताबी से पूछती थी। कम अज़ कम इस ज़िंदगी में तो नहीं। और भला क्या कहना था जी? यही कहा वहाँ आज की बेटी को बोलो 2 कप चाय बनाकर मेरे कमरे में आ जाए। महर का चेहरा धमक उठा था। भागती हुई किचन में गई थी, फ्रिज से दूध निकालकर चाय का पानी चढ़ाया था। पानी उबलने लगा था, इसमें पत्ती डाली थी। इसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अब्बा कॉफ़ी नहीं पीते, अब्बा चाय पीते हैं। चाय बन चुकी थी। उसने जैसे ही कपड़े से पतीली उतारनी चाहिए, इसका हाथ बुरी तरह आग में जल गया था। इसकी आंखों में पानी भर गया था, जलन शदीद थी। वो नीचे बैठती चली गई। मुंह हाथ पर रखकर तकलीफ़ ज़ब्त करनी चाहिए, वो देर नहीं कर सकती थी। तभी थोड़ी देर बाद वो उठी थी और चाय बर्तन में डाली, ट्रे सजाए, यूसुफ सुल्तान के कमरे की जानिब बढ़ गई। 2 मिनट की दूरी सदियों पे मही थी। इसने दरवाजे पे पहुँच के हल्का सा नाक किया था। अंदर से इजाज़त मिल गई थी। वो धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुई। यूसुफ सुल्तान खिड़की के पास रखी कुर्सी पर बैठे, नजरें बाहर सड़क पर जमी थी। महर चंद लम्हे मुतज़ब्ज़ब सी खड़ी रही, फिर खामोशी से चलती उनके सामने रखी दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। ट्रे कुर्सियों के बीच में रखे टेबल पर रखती थी। चंद लम्हे मज़ीद सर को वो खामोशी से बैठी रही। आपको हमेशा से मुझसे यही शिकायत रही ना कि मैं आपको नगीन की बेटी नहीं समझता, मैं आपको अपना हूँ नहीं मानता। उन्होंने बात का आगाज़ किया था। अब बस मुझे ये आरज़ू रही है कि आप मुझे उनकी बेटी तस्लीम करें। मैं आपसे शिकायत करने का सोच भी नहीं सकती, बेकरार सी बोली थी। आपके पास एक मौका है, मुझे साबित कर दे कि आप इस कमज़र फहाज के साथ नगीन सुल्तान की भी औलाद है। इनका लेजा ठहरा हुआ था। चले हुए हाथ की तकलीफ़ कम हुई थी। क्या, कैसे, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सब कुछ कर लूँगी। वो तो जैसे तैयार बैठी। सोच लें आप कर सकेंगी। वो तोड़ तोड़ कर बोल रहे थे। आप मुझे तुम कह सकते हैं अब्बा, मैं सब कर लूँगी, आप हुक्म करें। मैं आपको तब तुम पुकारूँगा जब मुझे यकीन हो जाए कि आप वाकई नगीन की बेटी हैं, इसी की तरह आला ज़र्फ़, इसी की तरह बाबा का। आप बताएं मुझे क्या करना होगा? सफ़ीर की मोहब्बत से दस्तबरदारी देनी होगी, बेलजक लहजे में बोले थे। एकदम जले हुए हाथ में जले हुए दिल का दर्द भी शामिल था। अब्बा वो बेयकीनी से बड़बड़ाई थी। सफ़ीर आपको नहीं चाहता, आपको कुर्बानी देनी होगी। आपको साबित करना होगा कि आप बावकार हैं। अगर यहाँ नगीन होती तो कुर्बानी देती, वहाँ जैसा जोहरा कुर्बानी नहीं देता। नगीन बावकार बनती, वहाँ जलील होता। आपको महर माँ वहाज आपको साबित करना होगा कि आप नगीन सुल्तान की बेटी हैं, इसी की तरह बावकार, इसी की तरह अजीम। इनका लहजा सर्द था, बेहद सर्द। इससे मुझे क्या मिलेगा? बस की आवाज़ नंदी थी। मेरी मोहब्बत आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि ये आपका बख्त है। आपको मेरे दिन के चंद घंटे मिल सकते हैं। हम सुबह शाम की चाय साथ पी सकते हैं, हम साथ वॉक कर सकते हैं। मैं आपकी बनाई हुई चाय पी सकता हूँ, आपका लाया हुआ खाना खा सकता हूँ, आपके साथ हाथ से दवाई ले सकता हूँ, आपके मुहातिब करने पे नरमी से जवाब दे सकता हूँ, आपको तुम बुला सकता हूँ, बोले आपको मंजूर है। आप चाहते हैं कि मुझे दिल दे दे, लेकिन इसमें खून की फराहमी रोक दे और मैं फिर भी ज़िंदा रहूँ। खून के बगैर दिल 5 सेकंड में बंद हो जाएगा अब्बा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी इसको बंद ना होने दूँ। आप चाहते हैं कि एक नया पौधा लगाया जाए और इसको पानी ना दिया जाए। अब्बा वो जल जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे आपके चंद घंटे चाहिए अब्बा। मैं ये चांस नहीं छोड़ सकती, चाहे आप मेरा दिल क्यों ना बंद कर दे। हाथ बुरी तरह जलने लगा था। इसमें ऐसी तकलीफ उठी थी कि आलमान मतलब आप राज़ी है? नहीं, बोल दो, मना कर दो। सफ़ीर ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर गिव अप मत करो। तुम इसको नहीं छोड़ सकती, इसको छोड़ना तुम्हें मार देगा। इसके दिमाग ने बेशुमार दलीलें दी थी, लेकिन नहीं, इसको दिल की सुननी थी। क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है? वो ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ बोली थी। ठीक है, फिर जाए, मैं आज रात आपको एक बार फिर बुलाऊंगा। अब आप जा सकती हैं। उन्होंने एक बार फिर उसको मुड़कर देखा था। और चाय, मैं बहाज की बेटी के साथ चाय काफ़ी नहीं पी सकता। इसे ले जाओ, जब साबित कर दो तुम नगीन की बेटी हो, तब चाय ज़ाहिर ले आना, यूसुफ सुल्तान पी लेगा। वो बेबसी से लाभ को चलती उठी थी। उसने अपनी मताया याद का सौदा किया था, वो भी सिर्फ किसी के चंद घंटों के लिए। मैं रूम में क्या क्या करवाती, मैं क्या करती? असल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो दोनों रात की तारीकी में छत पे एक दूसरे के सामने बैठे थे। महर के चेहरे पर चांद की रोशनी पड़ी थी, सफ़ेद मुक़द्दस रोशनी में। मैं थक गई थी इनकी नफ़रत सहते। कोई रास्ता, कोई जा फरार। मेरे पास सफ़ीर अगर हासिल भी कर लेती तो खुशी नहीं मिलती मुझ में। तो सफ़ीर को भी इसीलिए पाना चाहती थी ताकि मुझे अब्बा की मोहब्बत मिल जाए। नगीन की बेटी को जो मुकाम ना मिला वो शायद सफ़ीर की बीवी को मिल जाए। लेकिन देखो ना हसन, मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया, रेत की तरह। मैं कुछ नहीं कर सकी। मेरे पास में जो था मैंने वो किया। हसन, मुझसे यही हो सकता था। हसन चुपचाप उसको देखे जा रहा था। इसके बड़े इस हद तक जा सकते हैं, इस दिन नहीं सोचा था। इस रात वो महर के ऐसे राज का मीन बना था
جیسے اس کو قیامت تک نہیں کھولنا تھا۔ بچوں، آپ نے جو بھی کیا صحیح یا غلط میں نہیں جانتا، لیکن آپ کو جب کبھی میری ضرورت پڑے میں آپ کے لیے موجود رہوں گا، ہر جگہ ہر وقت۔ مجھے نہیں پتہ میں صحیح ہوں یا غلط، لیکن میرے حساب سے محبت سودے بازو سے نہیں ملتی، وہ آپ کا وقت ہوتی ہے۔ ملی تو مل گئی، اور نہ ملی تو آپ چاہے ایڑیاں رگڑے یا پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جائے، وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اس وقت وہ مہر کو کوئی 16 سال کا بچہ نہیں لگا تھا، وہ بالکل میرا سلطان لگا تھا۔ مہر نے سر جھٹکا تھا۔ یہ ٹین ایجرز کیا سمجھیں گے ہمارے لوگ؟ حسن اٹھ کھڑا ہوا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ اٹھی تھی، اور اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ اس نے کسی عام ٹین ایجر کو اپنا رازدار نہیں بنایا تھا، وہ میرا سلطان کا بیٹا تھا، مر جائے گا لیکن قسم نہیں توڑے گا۔ وہ رات گرم اور حبس زدہ تھی۔ ہارون شاید سلطان منزل سے آ کر سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا اور ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ 9 بجنے والے تھے جب نمال اس کے کمرے کا دروازہ ناک کرتے اندر داخل ہوئی۔ وہ غالباً فریش ہو رہا تھا، تبھی باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلا تو گھٹنوں سے ذرا نیچے تک آتے باتھ ٹب میں ملبوس تھا۔ ماں کو دیکھ کر شرمندہ سا واپس ڈریسنگ میں گھس گیا۔ اب باہر آیا تو بھوری شرٹ اور پینٹ پہن رکھی تھی، بال ابھی بھی گیلے تھے، آنکھیں سرخ تھیں۔ آج پھر سارا دن اس خودغرض لڑکی کی وجہ سے خبر ہو رہے ہو نا؟ سنا ہے منگنی کروا لی ہم لوگوں کو، بتانا تو دور بھنک تک نہ پڑنے دی۔ واہ زبردست! وہ سخت غصے میں تھی۔ ماما یہ سب بہت اچانک ہوا، ورنہ پھپھو جان آپ کو ضرور بلاتی۔ وہ اپنے بال بناتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہاں، جیسے میں جانتی نہیں تمہاری پھپھو جان کو، اور تم کس خوشی میں بن بلائے براتی بن کر کھڑے ہو گئے وہاں تھے؟ مجھے وہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں تھا، یہ بس ایک اتفاق تھا۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتہ تھا کہ وہاں اس کی رسم ہوگی، ورنہ میں وہاں کبھی نہ رکتا، وہ واقعی نہ رکتا۔ ہارون میرے بیٹے، کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ خود کو کیوں اذیت دیتے ہو؟ تم نہیں بھول سکو گے اس کو، ساری زندگی سی اذیت میں رہو گے کہ اس کو اپنا کیوں نہیں لیا۔ ذرا سی زبردستی سے اگر وہ تمہاری بن سکتی ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ویسے بھی شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے خاموشی سے ساری بات سنی تھی، پھر ان کے پاس بیڈ پہ آ کے بیٹھ گیا تھا۔ اچھا کیا چاہتی ہیں آپ؟ اس کو اغوا کر لوں؟ وہ تحمل سے پوچھ رہا تھا۔ زبردستی نکاح کر لوں؟ پھر گین پوائنٹ پر نکاح کرتا ہوں، لیکن یہ طریقہ کام نہیں کرے گا ماما، کیونکہ وہ مر جائے گی لیکن قبول ہے نہیں بولے گی۔ پھر کیا کروں؟ اس سے سوچنے کی دکاری کی تھی۔ معراج انکل کے اوپر گن رکھ لوں گا، یا پھر حسن، اگر وہ بھی نہیں تو پھپھو جان، وہ تو ہے نا، یا پھر پاپا، وہ بھی تو اس کے ماموں ہیں نا۔ ہارون بکواس مت کرو ماما، وہ مر جائے گی لیکن ایسی شادی قبول نہیں کرے گی۔ میں چاہے اس کو اغوا کروں، زبردستی کروں یا کچھ اور، وہ ساری زندگی مجھ سے نفرت کرے گی، معافی تو دور وہ میری شکل بھی نہیں دیکھے گی۔ وہ آج کی لڑکی ہے ماما، وہ اپنی عزت نفس کو محبت پر ترجیح دے گی۔ وہ حال ہے، وہ عزت کی موت پسند کرے گی، ذلت کی زندگی نہیں۔ میں ساری زندگی اس گلٹ میں نہیں گزار سکتا کہ میں نے جس سے محبت کی اسے زبردستی کی۔ میں اس کو محبت ہی نہیں مانتا، اور اس کو گھر سے اٹھا لینا، زبردستی نکاح، اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا، اس کو سارے جہاں میں رسوا کرنا، اس کو اپنی نظروں میں اس کی کوئی عزت نہ رہنے دینا، اگر یہی محبت ہے تو میں نہیں کرتا محبت، میں دستبردار ہوتا ہوں محبت سے۔ وہ حال سلطان ہے ماما، وہ زبردستی کا دیا ہوا جوڑا نہیں پہنتی۔ شادی تو پھر دور کی بات ہے، میں ساری زندگی اس دکھ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ وہ مجھے نہ مل سکی، لیکن یہ اذیت کہ وہ مجھ سے نفرت کرے، یہ میں نہیں جھیل پاؤں گا۔ ہزاروں لوگ ہیں اس دنیا میں جن کو ان کی محبت نہیں ملی، ایک میں بھی صحیح، لیکن ذلت میں ملی توجہ، بھیک میں ملی محبت، یہ میں نہیں لے سکتا۔ وہ مجھے نہیں ملی، یہ دکھ روز مجھے اندر سے کھا رہے، لیکن میں خود کو بے توقیر نہیں کروں گا۔ اس کا نام سفیر کے ساتھ سن کر مجھے لگتا ہے جیسے کسی نے میرے منہ پہ تیزاب پھینک دیا، لیکن اس کو خوش دیکھ کے میں خوش ہو جاتا ہوں، میں اس کی خوشی چاہتا ہوں، چاہے وہ سفیر ہو یا کوئی اور اگر میں اس کی خوشی نہیں چاہتا تو مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس سے محبت کے دعوے کروں۔ محبت چھیننے کا نام نہیں ہے، یہ تو کچھ دینے کا نام ہے۔ میں خود کو اس پہ وار دیا ہے ماما، اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں میں۔ آپ پلیز میرا حوصلہ بڑھا نہیں سکتی تو میری محبت کی تسلیل بھی نہ کیا کریں۔ بچپن سے لے کے آج تک ہم دونوں ساتھ ہیں، اگر آج تک اس کو مجھ سے محبت نہیں ہوئی تو آگے جا کے بھی نہیں ہوگی۔ وہ نرمی سے کہہ کر اٹھ گیا تھا۔ تم کیوں ہو ایسے؟ وہ نم آنکھوں سے بولی تھی۔ پاپا پہ گیا ہوں نا، اس لیے۔ ویسے آپ نے کہیں پاپا کو اغوا کر کے تم سے شادی نہیں کی تھی؟ دفعہ ہو جو بدتمیز! وہ روتے روتے ہنس پڑی تھی۔ وہ بھی ان کو دیکھ کے مسکرایا تھا۔ ایک چھوٹے سے ڈھابے کا منظر تھا، کچھ لوگ خوش کپیوں میں مصروف تھے تو کچھ کھانا کھا رہے تھے۔ ہر طرف لکڑی کی 4 کرسیوں کے درمیان ایک بڑی سی گول میز حائل تھی۔ جن کی فیملی زیادہ ہوتی وہ 2 میزوں کو ساتھ جوڑتے تھے اور کرسیاں لگا کر بیٹھ جاتے، لیکن یہاں ایک ایسی میز بھی تھی جہاں صرف 2 لوگ ہی بیٹھے تھے، ایک سیاہ دوپٹے والی نفیسہ حیات اور ان کے سامنے ان کی کزن اور دوسری بھائی رحمان۔ وہ دونوں کھانا نہیں کھا رہے تھے، ان کے پاس کھانے سے زیادہ بڑے مسئلے تھے، خدا کی قسم
مجھے کچھ نہیں پتہ اس بارے میں، تو مجھ پہ یقین کر، تیرا بھائی زہر کھا لے گا لیکن کسی کا خون نہیں بیچے گا۔ وہ درمیانی عمر کے تھے، نقوش کافی حد تک نفیسہ سے ملتے تھے، خاص طور پر آنکھیں۔ میں جانتی ہوں آپ کو کچھ نہیں پتہ، آپ اس معاملے سے لا علم ہیں۔ بھائی وہ تھکی تھکی سی تھی۔ یقین کر نفیسہ، جب سے مجھے یہ سب کچھ پتہ چلا ہے نا، جی نہیں چاہتا کہ اس کی شکل بھی دیکھوں۔ میں اس کو طلاق ہی دے دیتا، لیکن کیا کروں، میرے بچوں کی ماں ہے، بچے رک جائیں گے۔ حیا نہ آئی بے حیا کو، جس دکان سے گھر چلتا ہے وہ تو نے ڈال کر دی، جس گھر میں رہتے ہیں وہ تو نے دیا۔ ارے بچوں کی فیس تک تو بھرتی رہی ہو۔ اب تک وہ اس کی آنکھوں کی شرم مر گئی تھی۔ اماں کہتی تھی یہ کم نسلی ہے، اس کو بیاہ کر مت لائیے، اپنی نسل دکھا دے گی، لیکن نہیں، مجھ پہ تو بھوت سوار تھا محبت کا۔ وہ تو جیسے بے بس تھے، ان کو خود پہ غصہ تھا۔ چھوڑو بھائی، کچھ اور بات کرو، میں اس کی برائی نہیں سن سکتی۔ ایک وقت میں وہ میری دوست رہی ہے، ان کا لہجہ سادہ سا تھا۔ اچھا یہ تو بتا، مجھے یہ سب پتہ کیسے لگا؟ جب میں امریکہ سے، اس کے اگلے ہی دن مجھے زری کی حقیقت پتہ چل گئی تھی، کیونکہ جو کچھ ہوا وہ کسی گھر والے کے ملوث ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کوئی اتنا دلیر نہیں تھا کہ نفیسہ کے گھر میں گھس کے اس کے بیٹے کو ڈرگس دے۔ میں بیکری جا رہی ہوں، یہ بات بس زری کو بتائی تھی، اور نہیں، اس روز انہوں نے میرا تعاقب نہیں کیا تھا، وہ سب زری کی انفارمیشن تھی۔ خیر کڑیاں ملتی گئی، اور جو صورت سامنے آئی وہ آپ کی بیوی کی تھی۔ پھر تو نے اتنا انتظار کیوں کیا؟ اسی دن کیوں سب کچھ نہ بتا دیا ہمیں؟ ایک چیز جو مجھے شک میں ڈال رہی تھی کہ زری کیوں چاہتی تھی میں امریکہ جاؤں، بس یہ معمہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا تھا، اور آخرکار میں نے یہ بھی جان لیا۔ ان کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہٹ تھی۔ زری جانتی تھی کہ وہ میرے سامنے رقم خرچ نہیں کر سکتی، اور میری نظروں میں آ جائے گی، میں اس کے لفظ پکڑ لوں گی، اس کی چالیں پلٹ دوں گی، تبھی وہ چاہتی تھی کہ میں چلی جاؤں۔ پتہ ہے بھائی، وہ کہتی ہے اس نے میرا کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس نے میرا کتنا نقصان کیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں کرسیاں سی بھرنے لگی تھی۔ وہ میز پر آگے کو وہ سرگوشی نما آواز میں کہہ رہی تھی، اس کی وجہ سے میرے اعتبار کی حصی مر گئی ہے، مجھے لوگوں سے خوف آنے لگا ہے، میں اب کافی عرصے تک کوئی دوست نہیں بنا پاؤں گی، بلکہ شاید ساری زندگی میں دوستوں کے بغیر رہوں گی۔ میں کسی سے راز نہیں کہہ سکوں گی، اور اگر کہوں گی تو ساری ساری رات اور دن اس خوف میں رہوں گی کہ کہیں وہ میرا راز نہ فاش کر دے، کہیں وہ بھی مجھے دھوکہ نہ دے دے۔ وہ بہت ڈسٹرب سے تھی۔ میں سو نہیں پاتی ہوں، میرا دل بہت دکھا ہوا ہے۔ اگر ساری دنیا آپ کے ساتھ دھوکہ کر دے، دغا دے، آپ کی پیٹھ میں خنجر کھونپے، یہاں تک کہ آپ کی فیملی، آپ کا خاندان بھی اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، آپ کے محبوب آپ سے بے وفائی کرتے، چاہے آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، تو آپ کے پاس ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کو آپ سب بتا سکیں، جسے بلا جھجک سب کہہ سکیں، وہ ہوتا ہے آپ کا دوست۔ میں اب سوچ رہی ہوں کہ آپ کا دوست ہی آپ سے دغا کرے، آپ کو دھوکہ دے، تو آپ کس کے پاس جا کے کہیں گے؟ بھائی آپ بتائیں میں کس کے پاس جاؤں؟ ان کی آنکھوں کا قبر رحمان کو اپنا دل کرتا محسوس ہوا تھا۔ فیسے تو غم نہ کر، اللہ ہے نا، وہ تیرے مجرموں کو ایسے نہیں چھوڑے گا، تو اللہ کی بڑی لاڈلی ہے، اس کا تجھ پہ خاص کرم ہے، تو نے اس کا کلام پڑھا اور پڑھایا ہے۔ تجھے پتہ ہے اللہ کو تجھ سے اتنی محبت ہے کہ جو کوئی بھی تجھے دھوکہ دیتا ہے یا دینے لگتا ہے، وہ اس کا چہرہ تیرے سامنے لے آتا ہے۔
ख़त्म होने वाली बातें थी। यूसुफ सुल्तान बेड से टेक लगाए पैर लंबे किए नीम दराज था, जबकि हाले आलती पालती मारे बैठी थी। कुछ देर पहले खुले हुए बाल अब ढीले जूड़े में बांध रखे थे। इसके चेहरे पे खुशी थी, इसकी आंखों में चमक थी। अच्छा, बाकी सब बातें छोड़े दादा जान, आप ये बताएं कि चची जान और पप्पो एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करती थी? उसके लहजे में तजस्सुस था। यूसुफ सुल्तान ने गहरी सांस भरी थी। फरवा और नगीन की बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे पे जान देती थी। उन्होंने बोलना शुरू किया था। हाले गौर से इनको सुन रही थी। इन्हीं दिनों मेरा भतीजा वहीद गाँव से यहाँ पढ़ने आया था। मैंने इसको अपने घर में रख लिया। वो नगीन के साथ यूनिवर्सिटी जाने लगा। वहाँ उसकी मुलाकात फरवा से और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। वहीद इसके लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाता। उसने मुझसे बात की। मैं फरवा के घर रिश्ता ले जाने को राज़ी हो गया। इन दिनों फरवा के भाई का रिश्ता नगीन के लिए आ गया। मैंने नगीन से इस बारे में बात की। उसने मुझसे सोचने के लिए वक्त मांगा। तभी अचानक से फरवा का अल्तफ़ात वहीद से हटकर शम्स पर जा ठहरा और वो दोनों अक्सर मिलने लगे। बात यहाँ तक आ गई कि वहीद और शम्स की एक दूसरे के साथ झड़प हो गई। मैंने कई बार शम्स को समझाना चाहा, लेकिन वो जवान था, खून गर्म था। घर छोड़ने की बात कर देता, मैं हार जाता। इस तरह एक दिन शम्स और फरवा बाहर मिलने गई और वहीद ने इनको देख लिया। वो जज्बाती सा बंदा था। उसने शम्स पे हाथ उठा दिया। बस फिर क्या था, फरवा ने इसी वक्त इसी जगह वहीद को थप्पड़ मारा और इससे ये कह दिया कि वो अब शम्स से शादी करेगी। फरवा ने ये सब पैसे के लिए किया था। सब जानते थे वहीद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने खुदकुशी कर ली। दादा जहाँ सांस लेने को रुके थे, हाले बेचैनी से आगे को हुई। फिर क्या हुआ बताएं ना दादा जान। होना क्या था, शम्स और फरवा की शादी हो गई। नगीन को फरवा से सख्त नफरत। वो उसको देखती तो मुंह फेर लेती। यहाँ तक कि उसने शम्स से भी बात करनी छोड़ दी थी और नगीन के भाई के रिश्ते को भी मना कर दिया। वह नगीन से बेतहाशा मोहब्बत करता था, लेकिन नगीन की यही रट थी, मैं इस ख़ानदान में शादी नहीं करूँगी। सांप के बिल से सांप ही निकलते। और बेचारा नीम पागल सा हो गया था। नगीन की मोहब्बत में वह हर रोज़ वो हमारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता और नगीन से माफ़ी मांगता। एक ऐसे गुनाह की जिसने किया ही नहीं था। फरवा को अपने भाई से मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। उसने नगीन के पैर तक पकड़ लिए थे, लेकिन वो टस से मस न हुई। नगीन की ये बहुत बुरी आदत थी। वह जब किसी ज़िद पे अड़ जाती तो चाहे गलत भी होती, उस ज़िद को छोड़ती न थी। खैर, किससे मुख्तसर नगीन ने वहाँ से शादी कर ली और इसके अगले हफ्ते फरवा ने ज़बरदस्ती अपने भाई की शादी कहीं और करवा दी। लेकिन वो बेचारा बमुश्किल चंद ही महीने जी सका। नगीन की मोहब्बत जानलेवा थी। वो जब मरा तो उसके मुंह से खून निकलता और नगीन का नाम निकलता। फरवा उसके बाद से नगीन से इस तरह से मुतनफ़र हो गई कि नगीन को देखती तो खुद को कमरे में बंद कर देती या चीखने चिल्लाने लगती। नगीन को गालियाँ बकती। लेकिन इस सब में फूफो का कोई कसूर तो नहीं था। इनकी शादी है, इनकी मर्ज़ी, वो जिससे चाहे करे। चची को भी कुछ सोचना चाहिए था। इनकी बात के बीच में बोली थी, बेटे जब किसी का कोई अजीज़ मरता है ना, तब वो गलती और कसूर नहीं देखता। वो कोई ऐसा बंदा ढूंढता है जिसको इल्ज़ाम दिया जा सके। जैसे नगीन ने वहीद की मौत का इल्ज़ाम फरवा को दिया, इसी तरह फरवा आज भी अपने भाई की मौत का ज़िम्मेदार नगीन को समझती है। वो इससे नफ़रत करती है, बेतहाशा बेअंदाज़ नफ़रत। ये मैं जानता हूँ और नगीन जानती थी। और मेरा क्या कसूर, मुझसे क्यों चिढ़ती हैं वो? क्योंकि तुम नगीन जैसी हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा रोना, तुम्हारा हर अंदाज नगीन जैसा है। तुम्हें पता है फरवा ने नगीन की मौत पे एक आंसू तक नहीं गिराया, बल्कि इस हफ्ते उसने कच्ची बस्ती में जाकर देगे बांटी थी। तुम सोचो ज़रा, अंदाज़ा करो इस नफ़रत का जो इंसान से इसकी इंसानियत छीन ले। जब नगीन की तलाक हुई थी ना, उस दिन फरवा ने एक पूरी बेकरी की मिठाई खरीद कर हर आते जाते को बांटी थी। मैं फरवा के सब राज जानता हूँ। मुझे इसके बारे में वो भी पता है जो कि फरवा खुद भी नहीं जानती। आपने इनको कुछ कहा नहीं। मरने वाली और तलाक याफ्ता आपकी बेटी थी। हालांकि लहजे में अफसोस था, जबकि यूसुफ सुल्तान की आंखें हर किस्म के जज्बात से आ रही थी। अगर वहाज छोड़ा मरता तो मैं भी देगे बांटता। अगर उसको कोई भी तकलीफ़ होती तो मैं भी मिठाई बांटता। महर की पैदाइश के बाद वहाज सुधर गया था, लेकिन मैंने उसको कभी माफ़ नहीं किया। मेरे लिए वो सारी ज़िंदगी वही वहाज रहा जिसने मेरी बेटी पे हाथ उठाया था। मैं जब जब उसको देखता था मेरा खून खोलता था। जब मैं अपनी नफ़रत पे काबू नहीं रख सकता तो मुझे कोई हक़ नहीं है कि मैं दूसरों को दर्श देता फिरूं। अल्लाह अल्लाह, कैसी हिटलर फैमिली में पैदा होगी मैं। बस मरने मारने की बात है। मैं तो जा रही हूँ भाई। वो मुट्ठी में ड्राई फ्रूट्स पड़ती बेड से उतरती बोली थी। दादा जान उसको देखकर मुस्कुराए थे। इस वक्त ना जाना फरवा का गम ताज़ा है। उन्होंने दरवाज़ा खोलती हाले को पीछे से आंख लगाई थी। गर्म लोहे पे चोट मारने का तो अलग ही मज़ा है। वो मुड़े बगैर कहती बाहर निकल गई थी। रायत आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही थी। यूसुफ सुल्तान के कमरे से आने के बाद से फरवा अब तक एक ही पोजीशन में बैठी थी। इनको यकीन नहीं आता था कि जो अभी कुछ देर कबल हुआ वो सब एक हकीकत है। इनकी आंखें पथराई हुई थी। इनमें गुस्सा था, शौक था। इनको रह रह के महर पे गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे इनकी बाजी पलट गई। वो अब तक शौक में थी कि वो छटांग भर की लड़की हाले किस तरह इनको मात देगी। सदमा शदीद था। इसी वक्त इनके कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इसी तरह बैठी रही, मुड़कर देखा तक नहीं, लेकिन उस चाप को पहचानती थी अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह। चची जान मैं आ जाऊँ?
बहुत खुले दरवाजे पर खड़ी पूछ रही थी। हाले मैं कम से कम इस वक्त तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, मरे बगैर बोली थी। लेकिन मैं आपसे बात करने आई हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगने और सुलह करने, सब सॉर्ट आउट करते हैं ना। कब तक आप इस तरह मुझसे चिढ़ती रहेंगी? वो बोलती ही फरवा के पास आके बैठ गई थी। इसका लहजा हल्का फुल्का सा था, जैसे इन दोनों के दरमियान किसी गुड्डे गुड़िया की सी लड़ाई हो। फरवा ने पूरे का पूरा घूम कर उसको देखा था। मुझे तुमसे चिढ़ नहीं है, मुझे तुमसे नफरत है, इतनी कि अगर तुम मेरे सामने मर भी जाओ तो मेरी आंख से आंसू ना निकले, इतनी कि अगर कोई तुम्हें मेरे सामने जिंदा चला डाले तो मैं उसको रोकूँ ना। वो उसके पास उसके बहुत करीब बैठी गुरा रही थी। हाले का सांस सीने में अटका था, लेकिन बज़ाहिर वो मुस्कुराती रही। चले छोड़ो ये नफ़रत मोहब्बत, मुझे ये बताएं कि आप रिश्ते की मुखालफत क्यों कर रही है? मैं नहीं चाहती कि मेरी और सफ़ीर की शादी आपकी मर्ज़ी के बगैर हो। आप मेरी माँ जैसी हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सिर्फ लफाजी नहीं है, आई मीन इट। इसका लहजा सादा था पर खुलूस। उसने चंद लम्हे पहले वाली फरवा की बात का सच ज़ाहिर करना चाहा। वो आज झगड़ा करने नहीं आई थी। फरवा उठ खड़ी हुई थी, इनकी आंखों में ऐसा सर तासुर था कि खुदा की पनाह। मैं बताऊँ तो मैं क्यों कर रही हूँ मैं इस रिश्ते की मुखालफत, क्यों हूँ मैं इसके ख़िलाफ़? क्योंकि मैं जब जब तुम्हें देखती हूँ ना, मुझे तुम्हारी मकरूह शक्ल पुप्पो याद आ जाती है और मेरा जी चाहता है कि मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूँ। मेरी फूफो के बारे में इस तरह बात मत करे चची, हाले ने उनको टोका था। और बताऊं, तुम दोगली वाले, तुम गोल्ड डगर हो। पहले हारून को दोस्ती का झांसा थी और कई साल इसके पैसों से ऐश करती रही, और जब शादी की बारी आई तो तुमने शहर का एक बेहतरीन बिजनेसमैन फांस दिया। तुम इस हारून के साथ सारा दिन सड़कों की खान छा सकती हो, उसके साथ शहर के एक एक रेस्टोरेंट में खाना खा सकती हो, लेकिन शादी नहीं। शादी तुम मुझसे नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें इससे मोहब्बत नहीं है। मुझे क्या समझ रखा है तुमने? पागल हूँ मैं? हाँ चाची, आप इस तरह मेरे किरदार पे बात नहीं कर सकती, मैं आपको ये हक नहीं देती। मैं यहाँ सुलह करने आई हूँ, आप बात बढ़ा रही हैं। आप तीसरी वजह बताऊँ, वो तो जैसे इसकी सुन ही नहीं रही थी। तुम्हारी माँ के ख़ानदान में औलाद होती ही नहीं, और अगर किसी की हो भी जाए तो 10-15 साल तो कहीं नहीं की। क्या मेरे बेटे को भी बे औलाद रखने का इरादा है? तुम्हारी माँ ने 10 साल बाद औलाद पैदा की, तुम्हें कितने लगाओगी? 15 या 20? बल्कि ऐसा करना, सफ़ीर के बच्चों को मेरी कब्र पे ले आना, वहाँ खेल लेंगे। मुझसे वो ज़ख्मी नाखून की तरफ फंका रही थी। हाले का दिल जैसे किसी ने ज़ोर से दबाया था। ऐसा तो ना कहीं, ये सब तो अल्लाह के इख्तियार में होता है। अम्मा के बस की बात तो नहीं थी ये। अरे रहने दो तुम्हारी माँ को शादी के पहले हफ्ते ही तलाक हो गई थी। अब मेरे बेटे के लिए ऐसी नस्ली बदकिरदार औरत बच्ची है, तो मैं घर लाऊंगी मैं। जैसी बदकिरदार तुम्हारी माँ थी वैसे ही। हाले झटके से अपनी जगह उठी थी। बस बहुत बोल चुकी, यहाँ पर मैं बहुत सुन चुकी। मैं अगर आपके मुंह से एक लफ्ज़ भी निकला तो मैं भूल जाऊंगी कि आपके साथ मेरा क्या ताल्लुक़ है। अगर मेरी माँ और मेरा किरदार साफ़ नहीं तो आज आपके किरदार की भी बात ही कर ही लेते हैं। आप वही है ना जिन्होंने पैसे की लालच में एक भाई से रिश्ता तोड़कर दूसरे भाई से जोड़ लिया था, दो भाइयों को एक दूसरे से मुतनफ़र कर दिया, यहाँ तक कि इनमें से एक ने खुदकुशी कर ली। आपकी अपनी दोस्त ने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि आपके किरदार की अच्छी नहीं थी, लड़कों को कपड़ों की तरह बदलती थी। चले ये सब तो आपकी शादी के पहले के किस्से हैं ना, आपने शादी के बाद क्या किया मैं याद दिलाऊं? वो आंखों में गज़ब लिया उनके सामने खड़ी गुरा रही थी। आपको ये बताऊं कि क्यों शम्स चाचा को आपकी इस मकरूह शक्ल से भी नफरत है? क्योंकि इनके कान के पास चुकी थी आवाज़ सरगोशी जितनी धीमी कर ली। क्योंकि 20 साल कबल शम्स चाचा ने आपको एक जापानी बिजनेस टाइकॉन के साथ होटल के कमरे में ऐसी हालत में देखा था कि ज़ुबान को बयान करने की ताब नहीं, लफ्ज़ों को मफ़हूम देने की ज़रूरत नहीं। इस दिन से लेकर आज तक इस घर में आपकी हैसियत शम्स चाचा की नज़रों में आपकी हैसियत 2 टके की भी नहीं रही। इसे कहती चची, बरकरदार लोगों को चाहिए किसी दूसरे के किरदार की बात ना करें। वो बोल कर पीछे हटी थी, जबकि फरवा के काटो तो लहू नहीं बदन में। इनका रंग नुचड़ गया था, इनका चेहरा सफ़ेद था, लट्ठे की माने सफ़ेद। तुम्हारी जरूरत कैसी हो? हाउ डू यू टेल बिच, लिटिल बिच? वो बहुत देर बाद में रही थी। चलाई मत चची, वो इनसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में धाड़ी थी। जिनका अपना माजी दागदार, उनको चाहिए कि दूसरों के हाल पर तबसरे ना कर। इसका लहजा ठंडा था, बर्फ़ जैसा। तुमने मुझे तन्हाई में जलील किया, मैं तुम्हें महफिल में रुस्वा करूँगी। तुम मेरा दागदार माजी उठा के लाई हो ना, मैं तुम्हारे हाल को ज़िल्लत का निशान बनाऊँगी। मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी कि सारी दुनिया देखेगी। तुमसे वो छीनूंगी जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तुम्हारी किस्मत अब मैं लिखूँगी हाले, और मैं तुम्हारे बख्त में वो ज़िल्लत लिखूँगी कि तुम मर के भी इस दाग को नहीं धो सकोगी। याद रखना। वो हाले के बिल्कुल करीब खड़ी दबा दबा सा गुरा रही थी। इनके लहजे में काट सी थी, जबकि हाले दोनों हाथ सीने पे बांधे खामोशी से इनको सुनती रही। और जब बोली तो बस इतना, व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। वो बोल कर रुकी नहीं थी। वो दरवाज़ा ठा की आवाज़ से मारती कमरे से निकल गई थी। फरवा को यूँ लगा था जैसे ये दरवाज़ा इनके मुंह पे मारा गया हो। इनके जिस्म का सारा खून उजड़ कर इनके चेहरे पे आ चुका था। अज़ियत सी अज़ियत थी, ज़िल्लत सी ज़िल्लत थी।